हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट थर्ड लेक्चर में सारे पहले की अगर आपने दो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस में दो क्लोज इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्लोज जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 2A है। सेक्शन 2A क्या कहता है इंक्लूड एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एफआरए, अगर आप एसआरए में रिलीफ चाहते हैं तो जो भी ड्यूटी आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं डिफेंडेंट से, वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए और मेयर मोरल ड्यूटी एनफोर्स नहीं हो सकती। ओके, आपको वो राइट, मतलब जो मैंने कल की वीडियो में कोज ऑफ एक्शन बताया था, वो कोज ऑफ एक्शन आपको शो करना है। और अगर कोई कोज ऑफ एक्शन किसी लॉ में नहीं बनता तो एसआरए आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। ठीक है। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट सब क्लोज है वो है सेक्शन 2E। सेक्शन 2E क्या बात करता है? सेक्शन 2E जो है ना, वो पेरीमेटेरिया के कंसेप्ट को डील करता है। अब आप कहेंगे कि पेरीमेटेरिया का मतलब क्या होता है? पेरीमेटेरिया का मतलब होता है सेम सब्जेक्ट मैटर। मतलब कि एक सब्जेक्ट आपका एसआरए में भी डील हुआ है और वो सेम सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डील हुआ है। तो यहाँ पे एसआरए का जो 2E है वो कहता है कि अगर कोई वर्ड एसआरए में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, तो हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, इफ डिफाइंड। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है एसआरए में, बट एसआरए जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को भी डिफाइन नहीं करता है। उसकी डेफिनेशन भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है सेक्शन 3 क्लोज ए। इसको हम सेविंग क्लोज भी कहते हैं। सेविंग क्लोज मतलब दूसरे लॉज को या दूसरी रिलीफ्स को सेव करता है। ओके, जो सेक्शन 3A है वो एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर करता है। ये बस सिर्फ बताता है। ठीक है, क्या बताता है कि merely the fact that SRA provided any relief, SRA provided any रिलीफ। आप मेरे साथ साथ नोटबुक में लिखते चले, नहीं तो ये वर्ड्स माइंड से स्लीप हो जाएंगे। ये डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी रिलीफ एसआरए ने बता दिया है, मतलब कोई भी रिलीफ को हिंदी में क्या है, रिलीफ अगर कोई भी एसआरए ने प्रोवाइड कर दिया है तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि अगर उससे उस कोज ऑफ एक्शन से रिलेटेड दूसरा रिलीफ किसी दूसरे लॉ में प्रोवाइडेड है तो आप उस रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ए जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बी उसको रुकवाना चाहता है इलीगल कंस्ट्रक्शन को, तो वो इंजंक्शन के लिए फाइल करता है। तो फ्रेंड्स, इंजंक्शन जो है वो एसआरए के सेक्शन 38 से शुरू होके भी 38 में भी दिया हुआ है और सीपीसी में भी दिया हुआ है, ऑर्डर 39 में।
तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या जो हम रिलीफ है अगर हम एसआरए में क्लेम कर लेते हैं, इंजंक्शन एसआरए में मांग लेते हैं, तो क्या हम फिर सीपीसी में नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है, हम सीपीसी में जा सकते हैं। और जब एक ही रेमेडी 2 लॉ में प्रोवाइडेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव रिलीफ। अल्टरनेटिव रिलीफ। अब अल्टरनेटिव रिलीफ को क्या हमें दोनों को क्लेम करना है या एक को क्लेम करना है? तो यहाँ पे हम दोनों को भी क्लेम कर सकते हैं। आइदर कैन क्लेम बोथ, या फिर किसी एक को भी क्लेम कर सकते हैं। कैन क्लेम वन। ओके, यहाँ पे हम इंजंक्शन एसआरए में भी मांग सकते हैं, सीपीसी में भी मांग सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जॉइंटली सीपीसी एंड एसआरए दोनों में भी मांग सकते हैं। अब हमने सेक्शन 3 का क्लोज ए तो पढ़ लिया है, अब हम सेक्शन 3 का क्लोज बी पढ़ते हैं। सेक्शन 3 का क्लोज बी भी सेविंग क्लोज है, और ये कहता है कि कोई भी अगर कहीं और प्रोवाइडेड है एसआरए में ही तो अलग बात है, अगर कहीं और प्रोवाइडेड एसआरए में नहीं है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट किसको ओवरराइड करेगा? एसआरए को। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी है, किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो आप स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। ओके, जैसे अगर सेल डीड है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करता है। तो यहाँ पर अगर आपने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो सेल डीड एसआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस होगी। दूसरे लॉज में हम उसका रिलीफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो मैं आपको टीपीए में बताऊंगी, लेकिन एसआरए में स्पेसिफिक रिलीफ आपको नहीं मिलेगा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। और हम सेक्शन 3 क्लोज बी को पढ़ते हैं सेक्शन 17 के साथ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के, और 49 क्लोज सी के इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ। 49 क्लोज सी बताता है कि किन केसेस में हमें स्पेसिफिक रिलीफ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी। और ये दोनों सेक्शन डीपली तो हम पढ़ेंगे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस देना काफ़ी है, नहीं तो लेक्चर सारा इसी पे बेस्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ लिया कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो आप क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगा एसआरए में, या कुछ और भी नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी राइट क्लेम नहीं किया जाएगा, नो राइट क्लेम बाय प्लेंटिफ। कोई भी राइट क्लेम नहीं किया जाएगा प्लेंटिफ के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ के लिए नहीं जा सकता। यहाँ पे हम सिर्फ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की। क्या अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकता। प्लस अब आप सोचेंगे कि चलो क्लेम तो नहीं कर सकता, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में उस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस एसआरए में प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, नॉट कैन बी यूज्ड इन एविडेंस। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हमने देख लिया है कि सेक्शन 3B को हम क्लब टुगेदर करेंगे, मतलब उसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ और सेक्शन 49 क्लॉज सी के साथ। सेक्शन 17 कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने चाहिए, और सेक्शन 49 जनरली कहता है कि एविडेंस में
अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं होंगे। प्लस 49C प्रोवाइजो के साथ 49C प्रोवाइजो कहता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ हो सकते हैं। ये प्रोवाइजो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जा सके लोग कि अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो SRA है वो इन पर्सनम राइट्स को डील करता है। तो ये यही कहता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ आप शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, आप पूरा वर्ड लिखें। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल राइट, ओनली for enforcing individual right। ओके, इसको ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना पिछली वीडियो को। और इसका जो दूसरा पार्ट जो वर्ड यूज़ करता है वो ये इन पर्सनम को आप देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट जो है वो यूज़ करता है कि जो SRA है वो डील करता है, SRA डील करता है सिविल राइट से, पैनल राइट से नहीं डील करता है। ठीक है, इंडिविजुअल सिविल राइट को डील करता है, पैनल को नहीं डील करता है। यानी कि अगर किसी ने किसी के घर में रॉबरी कर ली है या कुछ भी इस तरह का कुछ भी कर लिया है जो IPC वगैरह में आता है, क्रिमिनल लॉज में आता है, तो उसका रिलीफ SRA में नहीं मिलेगा। बल्कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर है या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है या फिर सेल्स ऑफ गुड रिलेटेड मैटर है या इंडियन पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंटिव लॉ जो भी सिविल नेचर का है, जो भी मैंने बताए हैं, उन सब का रिलीफ SRA में मिल जाएगा, पैनल का नहीं मिलेगा, IPC वगैरह का नहीं मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वगैरह का, ICA का वगैरह का, इन सब का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इससे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये सिविल राइट्स को डील करेगा, लेकिन क्या अगर एक कोई भी रॉन्ग है वो सिविल भी है एज वेल एज क्रिमिनल भी है, तो क्या उसको कोर्ट डिनाई कर देगा सिर्फ इसलिए मेयरली फॉर दिस रीज़न कि इसका क्रिमिनल काउंटर पार्ट है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर कोई भी एक्ट, कोई भी रिलीफ जो भी क्लेम किया गया है वो सिविल भी है एज वेल एज क्रिमिनल भी है, तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस। जब हम न्यूसेंस की बात करते हैं तो ये क्रिमिनल भी है और सिविल नेचर का भी है। तो ये टोर्ट में भी डील किया गया है और ये SRA में भी डील किया गया है। तो इसका रिलीफ कोर्ट सिर्फ इसलिए आपको डिनाई नहीं करेगा कि इसका काउंटर पार्ट क्रिमिनल भी है, बल्कि SRA में जितना रिलीफ SRA में मिलता है उतना SRA में दे देगा और पार्टी के पास राइट होगा कि वो वापस क्रिमिनल में भी क्लेम कर सके। और दूसरा एग्जांपल इसका बनता है डिफॉर्मेशन। जैसे A ने कोई भी डिफॉर्मेटरी वर्ड B के लिए यूज़ कर दिए हैं, जैसे A ने B को कुछ भी ऐसा बोल दिया है जो वो एक्चुअली नहीं है। जैसे A B को कह देता है कि ये एक थीफ है और एक्चुअली B जो है वो थीफ नहीं है, तो उसका क्या बनता है? ये एक सिविल राइट बनता है, ये भी सिविल है। तो ये एक सिविल राइट बनता है कि ये एक सिविल राइट बनता है कि वो डिफॉर्मेशन का स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर सकता है, और ये टोर्ट में भी होता है और ये IPC में भी डील किया गया है। डिफॉर्मेशन को IPC में भी डील किया गया है। तो यहाँ पे A कोर्ट में B के खिलाफ उसके लिए भी जा सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिलीफ सिविल नेचर के रिलीफ के लिए भी। और जब उसको सिविल नेचर का रिलीफ मिल जाएगा या सिविल नेचर का रिलीफ नहीं मिलेगा या उसकी मर्जी वो जाए ना जाए, उसके बाद वो IPC में भी जा सकता है। सिर्फ इसलिए मेयरली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न के इसका सिविल में भी रिलीफ दिया गया है और क्रिमिनल में भी, दोनों में दिया गया है। सिर्फ इसलिए
सिर्फ इस रीज़न की वजह से SRA उसको रिलीफ देने से डिनाई नहीं करेगा। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैंने जुडिशरी का सिलेबस जो मैं कवर कर रही हूँ पूरा का पूरा सिलेबस आप तक पहुँचे, सारी वीडियोस मेरी आप तक पहुँचे, तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाली हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अमेंडमेंट 2018 में जो हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे से अभी किसी ने रिक्वेस्ट की है कमेंट में कि मैम आप 2018 अमेंडमेंट एक्ट पे भी एक वीडियो बनाएं, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। ओके बाय।